हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। तो साथियों, हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें हम अब तक कक्षा 3 को कंप्लीट कर चुके हैं और कक्षा 4 हो चुकी है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 5 का पर्यावरण, ठीक है? और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है और उन दोनों की मैं आपकी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। क्लास 3 और क्लास 4 की आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज इसको स्टार्ट करते हैं और आज इसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो साथियों, ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारी जो टेट परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले हैं। चलिए तो साथियों, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है? और इस चित्र में ये बच्चे क्या है कि कुछ खा रहे थे। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। देखिए इस चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बच्चे खाना खा रहे हैं और चील आती है और चील इनकी रोटी ले जाती है। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे हो और झट से उसके कान खड़े हो गए हो। क्या ऐसा हुआ है कभी? हम बच्चों से ये बात बताएंगे। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा? सोचकर बताओ। तो जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है और कोई जानवर साथी अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। है ना? जानवरों की अजीब दुनिया। तो इस पूरे के पूरे पाठ में हम इन्हीं जानवरों की विशेषताओं के बारे में पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, हमें एक फैक्ट मिलता है। इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। अब ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जानवरों के प्रति नई-नई चीज़ें जानना चाहते हैं, नई-नई चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। तो उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। और जब हम बच्चों से कोई भी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके जो सेल्फ एक्सपीरियंस हैं, वो भी हम जानें। तो बच्चे बताएँगे, "हाँ, हाँ सर, ऐसा हुआ बिल्कुल। एक बार हम लड्डू खा रहे थे, लड्डू गिर गया और वहाँ पर चींटियाँ इकट्ठी हो गईं। एक बार हम बैठे थे, कुत्ते के पास से निकल रहे थे, तो कुत्ते के कान खड़े हो गए। बच्चे अपने एक्सपीरियंस बताएँगे। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा। ये तो सामान्य चीज़ें हैं जो बच्चे के दैनिक जीवन में बच्चा कहीं न कहीं चीज़ें देख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, बारीकी वाली चीज़ें हैं, जो मतलब बच्चों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे से मतलब आएँगी। आपको सिखाना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है? चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये चींटियों के झुंड की बात हो रही है। आपने सामान्यतः देखा होगा कि चींटियाँ जो हैं वो लाइन लगाकर चलती हैं और झुंड में रहती हैं, मतलब कॉलोनी बनाकर रहती हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूँढ लेता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर मच्छर हमें परेशान करते हैं। इधर-उधर हमारे आस-पास भिनभिनाते हैं। तो वो हमें अंधेरे में कैसे ढूँढ लेते हैं? तो बता रहे हैं यहाँ पर, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, ठीक है? हमारे शरीर से जो गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की जो गर्मी होती है, उससे हमें ढूँढ लेता है, ठीक है? चलिए, अब अगला फैक्ट दिया है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके लिए आएगा कि कौन-सा कीड़ा मतलब अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है? तो रेशम का कीड़ा। याद रखें और इनके छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स भी आप साथ ही साथ बनाते जाएँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने एक चीज़ देखी होगी, सामान्यतः इस चीज़ का आपने भी मतलब दैनिक जीवन में अवलोकन किया ही होगा कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है।
एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, तो सामान्यतः तुमने क्या देखा होगा, कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा होगा। अब कुत्ता क्या सूंघता है, तो ये समझ में आपकी में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। इन कुत्तों के जो है वो एरिया बटे होते हैं। ठीक है, जैसे इधर के पेड़ के साइड वाली मान लीजिए कि इधर का जो मोहल्ला है वो कॉलोनी अलग कुत्तों की है और इधर की जो है वो अलग की है। तो ये इधर का कुत्ता अगर इधर की दूसरी कॉलोनी में जाता है या दूसरी जगह पर जाता है, तो वहां के कुत्ते तुरंत उस पे अटैक करते हैं। तो वो उसके मलमूत्र की गंध से पहचान जाते हैं कि ये हमारे कॉलोनी का नहीं है। ठीक है, और अगर दूसरा कुत्ता वहां पे गया भी होगा तो भी उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये स्मेल की बात हो रही है, मतलब गंध की बात हो रही है कि कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन में आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? तो कई जगह पर हम निकल के जाते हैं, बहुत गंध आती है तो हमें बुरा लगता है, हम नाक को बंद कर लेते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में क्या है, ये महिला है और ये अपनी नाक को बंद कर रही है। जैसे स्मेल आ रही, कुछ गंध आ रही है। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा ये लेटा हुआ है। अब ऐसा क्यों? तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और ये एक छोटी सी स्टोरी है। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। ठीक है, तो जो सुशीला है उसकी भी बेटी इतनी छोटी है। इसकी जो बहन है वो अपने 6 महीने के बेटे को इसके पास छोड़ जाती है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी यानी कि लेटरिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद अब क्या है कि ये जो सुशीला है वो अपनी बच्ची की पोटी धोया ही। अब क्या होता है, पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी यानी कि इसकी बहन का जो बच्चा है, इसकी पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी की। इससे महिला ने जब अपने बच्चे की पोटी साफ की तो उसे गंध नहीं आई। लेकिन जब अपने बहन के बच्चे की पोटी साफ कर रही है तो मुंह को ढक ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है, बताया जाएगा। सुशीला के उदाहरण से परिवारों में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। सामान्यतः जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामान्यतः सभी परिवारों में जो घटनाएं घटती हैं, जो स्थितियां हैं, उसको बताया गया है। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मान लेता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती। देखिए बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पर दिया है कि किसी भी कोई भी जगह कोई भी स्मेल आ रही है और हम मन से कह देते हैं, हमें तुरंत थोड़ी सी भी गंध आई और हम कहते हैं अरे बहुत बेकार गंध है। लेकिन क्या है कि अगर हम माइंड को वहीं सेट कर लें, तो मतलब इतनी ज्यादा गंध नहीं आ रही तो हम इतने ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। सामान्यतः आपने जो सिलेंडर की दुकानों पर जो सिलेंडर भरे जाते हैं, तो वहां पर देखा होगा कि जो लोग वहां काम करते हैं उनको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन जब अपन लोग वहां जाते हैं तो अपन को तुरंत वहां पर गंध आ जाती है ना? तो हम नाक को बंद कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें नए नए फैक्ट्स हमें मिलते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और फैक्ट हमें मिला। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, पक्षियों की जो आंखें हैं वो इनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। क्यों भाई, दोनों तरफ है तो जब एक साइड से एक साइड देख लेगा और दूसरी आंख से दूसरी साइड देख लेगा। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित होती है। जब सामने देखेंगे एकदम सामने, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। अब तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो क्या है कि इनकी जो पक्षी हैं इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं पाती। हम इंसानों की आंखों की जो पुतली है वो 360 डिग्री में एकदम हम उसे घुमा लेते हैं चारों तरफ। लेकिन ये जो पक्षी हैं वो अपनी आंखों की पुतली नहीं घूम पाती। इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए एक फिर फैक्ट मिला है हमें।
पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, याद रखें कि जब पक्षी जो है वो जब अपनी दोनों आंखों को एक साथ किसी एक ही चीज पर क्या है कि केंद्रित करेंगे तो उन्हें दूरी का एहसास होगा कि कोई भी चीज उनसे कितनी दूर है। लेकिन जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, मतलब चीजों को जो देखने का एरिया है वो उनका बढ़ जाता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझ में आसानी होगी। हम बच्चों को पक्षी की आंखों के बारे में बताएंगे, चित्र दिखाएंगे और उनको व्यक्तिगत अनुभव भी करा सकते हैं, बाहर पक्षी बैठे हो तो दिखाकर। ठीक है, अब बच्चों से भी हम कह सकते हैं कि अपनी एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। और हम बच्चों से कहें कि बेटा अपनी एक आंख बंद करो, अब देखो कितनी जगह दिख रही है तुम्हें, तो वो बताएगा कि हाँ मुझे मेरे लेफ्ट साइड की नहीं दिख रहा है। अब दोनों आंखों को खोलो तो बताएगा हाँ मुझे दोनों साइड का दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों को हम ये चीज एक्सपीरियंस भी करा सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। डायरेक्ट हमारी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं, तो चील, बाज और गिद्ध। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो नजर होती है वो बहुत पैनी होती है, बहुत दूर से इनको दिखाई देता है। मजेदार बात, अब यहाँ पर मजेदार बात क्या है कि ये रंगों को लेकर है। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखें इस चीज को। हमारी जो दुनिया है वो एकदम कलरफुल दुनिया है, लेकिन जानवरों को इतने रंग नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया है, इस चित्र में आप देखिए, तो हम इंसान हैं, हम इंसानों को क्या है कि ये सभी कलर दिखाई दे रहे हैं। जो पक्षी हैं इनको भी ये कलर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये कुत्ता है, यहाँ पर इस कुत्ते को यहाँ पर कुछ रंग दिखाई दे रहे हैं, और ये कोई एक और जीव जंतु है, इसको केवल जो है ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो हर जानवर के क्या है रंग उसको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर हैं, यानी कि ऐसे जानवर जो दिन में जागते हैं, उनको कुछ रंग दिख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर को हर चीज सफेद और काली दिखाई देती है। यानी कि जो जानवर रात में जागते हैं उनकी दुनिया एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रहती है। ठीक है, तो उन जानवरों को कैसा दिखाई देता है, सफेद और काला। चलिए, तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। अब इसी से पहली वाली जो हमारी कक्षा 4 में ही हमारी ये डिस्कस हुआ था कि कान वाला जो था कॉन्सेप्ट, उसमें हमने बताया था कि ऐसे जानवर या ऐसे जानवर जिनके कान हमें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं वो क्या करेंगे, वो बच्चे देंगे, वो बच्चे देंगे। और ऐसे पक्षी, ठीक है, या जानवर जिनके कान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा वहां पर हुआ था। अब यहाँ पर देखिए हाथी के कानों की बात हो रही है, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और देखिए सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते। सांप के क्या है, बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। तो आपने देखा होगा कभी सपेरा आता है, सपेरा सांप के सामने बीन बजाता है, तो हम लोग क्या है कि ये समझते हैं कि बीन के मतलब बीन में कुछ जादू है, इसकी में वो जादू नहीं है, वो कंपन की वजह से अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। ठीक है, आवाजें अलग-अलग। अब यहाँ पर क्या है कि ये देखिए कुछ फैक्ट आ रहे हैं कि जब जंगल में विपरीत परिस्थितियां होती हैं, विषम परिस्थितियां होती हैं, तो हर जीव जंतु जानवर अलग-अलग तरह की आवाज निकालता है। चलिए पहला फैक्ट पढ़ते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे कि शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। आप आपने कई वीडियो में, कई फिल्मों में ये देखा होगा, और कि जो दैनिक जीवन में भी आपने देखा हो, तो क्या है कि जो लंगूर हैं या बंदर हैं, जब उनको लगता है कि उनके आसपास कोई मुसीबत आ रही है, जैसे कि शेर, चीता या और भी अन्य कोई मुसीबत,
तो वो आवाज निकालते हैं एक अजीब तरह की। तो उस आवाज से क्या होता है, उनके जो साथी लोग हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मतलब एकदम सतर्क हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ पक्षी हैं, पक्षी भी अलग अलग तरह की रिएक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज, और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। तो पक्षी जो है, जैसे मान के चलिए ऊपर से गिद्ध या बाज उड़कर आ रहा है, तो उसके लिए वो जो है वो एक अलग तरह की आवाज निकालेंगे। जमीन पर चलकर जैसे कोई सांप आ रहा है या कोई और अन्य जीव जंतु वहां पर आ रहा है, तो वो उसके लिए एक अलग तरह की आवाज निकालेंगे। इनके मतलब एक तरीके से पक्षियों के, जानवरों के क्या है, कोड वर्ड है अपने आप में। मछलियां जो है, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जानवरों की बात हो रही है, पक्षी की बात हो रही है, और यहाँ पर मछलियों की बात हो रही है। मछलियों को अगर कोई खतरा है, उन्हें लग रहा है कि उनके पास कोई खतरा आ रहा है, तो बिजली तरंगों से क्या है, अपने साथियों को, मतलब उनकी जो साथी मछलियां हैं उनको मतलब संदेश देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो सामान्यतः जो लोग मतलब जंगल के आसपास रह रहे हैं, जंगलों में ही रह रहे हैं, उन लोगों को वो जानवरों के व्यवहार से भली-भांति परिचित होते हैं। उन्हें पता होता है कि किस परिस्थिति में कोई जानवर किस तरह का व्यवहार करेगा। तो कभी तूफान आ रहा है या भूकंप आ रहा है, तो ये जो जानवर हैं वो अजीब हरकत करने लग जाते हैं। कोई आवाज अलग तरह की निकालता है, कोई जमीन पे इधर उधर भागने लग जाएगा, तो वो लोग समझ जाते हैं। और इसी तरह की कोई एक घटना हुई। क्या घटना हुई? तो बात है सन 2004 दिसंबर की। यहाँ पर क्या है कि सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो क्या हुआ, 2004 दिसंबर में, मतलब अंडमान में एक आदिवासी जो जाति थी, वो वहां पर जो अजीब गरीब व्यवहार किया जा रहा था मतलब जानवरों के द्वारा, उसको वो समझ गए कि कुछ ना कुछ अनहोनी वाली है, कुछ घटना होने वाली है। तो उन्होंने उस एरिया को खाली कर दिया, और जब सुनामी आई तो वो लोग इससे अपनी जान बचा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात हो रही है डॉल्फिन, जो कि बहुत बुद्धिमान मछली मानी जाती है सभी मछलियों में। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। मतलब साइंटिस्ट लोग हैं हमारे, वो ये मानते हैं कि अलग अलग जानवरों की, ऐसे कई जानवर हैं जिनकी अपनी पूरी की पूरी भाषा है, जिस तरीके से हम इंसानों की है। वो किसी कार्य के लिए कोई संदेश दे रहे हैं, और उनका कोई अलग कार्य है तो उसके लिए अलग संदेश दे रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी लैंग्वेज है वही उनकी, है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, एक कितना सोए, और कितना सोए कौन है, तो चित्र से आप पहचान पा रहे होंगे। चित्र में दिख रही है आपको छिपकली। तो बात हो रही है यहाँ पर छिपकली की। इंपोर्टेंट फैक्ट है, मोस्टली देखने को मिलता है। अगर आपने टेट परीक्षाओं के या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सर्दियों में देखा होगा आपने, जैसे ही दिवाली गई, मतलब अक्टूबर नवंबर से जो छिपकलियां एकदम गायब हो जाएंगी। फरवरी मार्च तक के लिए, जैसे ही गर्मी पड़ी फिर निकलेंगी। तो ये पूरे के पूरे एक सीजन तक सोती हैं, मतलब कई महीनों तक सोती हैं छिपकली। छिपकली क्या है कि एक ऐसा जीव है जो कि मतलब पूरी सर्दियों में सोएगा और फिर गर्मियों में जागता है। पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए हैं जिसमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात कही गई है। सेंसिटिव जो ऑर्गन्स हैं, मतलब ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मतलब उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझाया गया है। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने और टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए कहेंगे। तो जानवरों के जो भी टीवी पर कार्यक्रम आते हैं, जैसे डिस्कवरी आता है, और या पेपर में मतलब इस तरीके के कोई भी आर्टिकल्स आते हैं, कोई भी न्यूज़ छप रही है, तो हम बच्चों को बताएं कि इस तरीके की चीज़ों को बेटा आप पढ़ें। ठीक है। चलिए, अब बात हो रही है स्लॉथ। स्लॉथ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्लॉथ जो है वो ये भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं है।
ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। तो भाई साहब ये जो स्लॉथ हैं वो बहुत सोते हैं, ठीक है, उल्टा लटक के सोता है एकदम, देखिए, ठीक है, और लगभग कितना सोता है, 17 घंटे के आसपास। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, जिस पेड़ पर लटका है उसी के पत्ते खा लेगा और फिर सो जाएगा। बहुत आलसी है एक नंबर का, है ना। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। एक नंबर का आलसी है। ठीक है, आपको आलसी नहीं होना है, आपको तो तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है, तो स्लॉथ के बारे में कई चीजें हमें देखने को मिली। स्लॉथ जो है वो भालू जैसा नहीं है, भालू जैसा दिखता जरूर है, और ये लगभग 17 घंटे के आसपास सोता है। एक ही पेड़ पर, जिस पेड़ पर लटका है उसी पेड़ के पत्ते खा लेगा, और जब उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाएंगे तब ये दूसरे पेड़ पर जाएगा। ठीक है, और पूरे लगभग इसका 40 वर्ष का जो जीवन काल है उसमें ये लगभग मुश्किल से 8 पेड़ों को ही बदल पाता है, और सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। अब ये अलग अलग जानवरों के सोने के लिए मतलब उनका साइकिल बताया, कौन जानवर कितना सोता है। ठीक है, जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का भी उपयोग करेंगे। जब आप बताएंगे कि बेटा इसका मतलब एक तिहाई हिस्सा सोता है 24 घंटे का, या मतलब एक चौथाई हिस्सा सोता है, तो बच्चों को जो मतलब भाग वाला सिस्टम है, मतलब तिहाई वाला, चौथाई वाला, हिस्से वाली जो समझ है वो भी बच्चों की विकसित होगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर बाघ के बारे में बात हो रही है। बाघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बाघ की मूछें बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। अगर युद्ध करना है तो घुस जाइए भाई, और नहीं युद्ध करना है तो रहने दीजिए। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग अलग आवाज। कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। सोच रहे हो आप, बाघ जो है अगर गुर्रा रहा है 3 किलोमीटर दूर तक हम इसको सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। देखिए बहुत शार्प माइंड है। अगर हवा से पत्ते हिल रहे हैं तो भी समझ जाएगा, अगर कोई झाड़ियों में छुपा हुआ है और उससे पत्ते हिले तो उसको भी समझ जाता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूरी की आवाज को ये कैच करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और बात हो रही है। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, हाथी जो आजकल मारे जा रहे हैं, तो हाथी किस लिए मारे जाते हैं, हाथी की जो दांत है वो बहुत महंगे बेचते जाते हैं, जो शिकारी लोग हैं वो बेचते हैं। गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, और कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। तो पूछ लिया जाता है कई बार, सामान्यतः बेसिक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि हाथी को क्यों मारा जाता है, तो उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए, और जो हिरन है, कस्तूरी हिरन, उसके नाभि में क्या है, खुशबू होती है ऐसा मानना है, तो इस वजह से क्या है, उसको मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेकर आ रही है। अलग अलग तरह की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ला रही है। जो जानवर विलुप्त सूची में हो रहे हैं उन्हें रेड डाटा सूची में लिया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर रेड डाटा सूची के भी हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। ठीक है, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में। राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना पक्षी विहार। ठीक है, साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पर, भरतपुर के जो घाना पक्षी विहार है इसमें। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को
कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रतिबंध कर दिए हैं अब कि मतलब और बहुत सारी नियम कानून बना दिए हैं गवर्नमेंट ने कि अब इतनी आसानी से जंगली जो जानवर हैं उनको आप नहीं मार सकते, ये कानूनन अपराध है। ठीक है। बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पोचिंग, जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए जंगलों में आग, अब ये तमाम चीजें अगर ये जो जानवर हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, तो किस वजह से हो रहे हैं, इस सब चीज की चर्चा हम बच्चों से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही था और बहुत सारे फैक्ट हमें इसमें से देखने को मिले हैं। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।